आज हमारे प्री बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था, विस्थापन धारा को परिभाषित कीजिए तथा एम्पीयर के नियम का संशोधित रूप लिखिए। ओके, तो जैसा कि हमें पता है विस्थापन धारा कैसे क्या होती है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉजेज अ करंट विच इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट करंट। विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कारण एक धारा उत्पन्न होती है जिसे चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। हम इसे चाहे तो ऐसे भी कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण एक धारा होती है जिसके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसे विस्थापन धारा कहते हैं। और कहा है कि एम्पीयर के नियम का संशोधित रूप लिखिए। तो जैसा कि हमें पता है कि एम्पीयर का नियम क्या था, तो एम्पीयर का नियम होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट पासिंग थ्रू इट। ये हमने पढ़ा है एम्पीयर का नियम, लेकिन इसमें कुछ अशुद्धियाँ थीं और इसे मॉडिफाई किया था किसने? मैक्सवेल ने। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ये सही रूप ये होना चाहिए म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट आई डी। ये जहाँ पे आई डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट है। इसी को हम लोग म्यू नॉट बाहर आई प्लस आई डी लिखते हैं। तो सर ये कौन सी करंट है? इसे कहते हैं कंडक्शन करंट, चालन धारा, जो सामान्य धारा हमारी होती है। लेकिन ये सामान्य धारा नहीं है, ये विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन कारण है। जैसा कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कारण धारा होती है, वैसे ही विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण भी एक धारा उत्पन्न होती है। एक्चुअली कह सकते हैं धारा विद्युत क्षेत्र में जब भी परिवर्तन होता है तो वो एक धारा के समतुल्य होती है, उसे कहते हैं विस्थापन धारा। तो विस्थापन धारा का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है, डेरिवेशन किया है क्लास में, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। लेकिन ये फ्लक्स विद्युत फ्लक्स है, तो यहाँ पे ई लिख दीजिए। एप्सिलॉन नॉट डी फाई की जगह हम ई ए लिख सकते हैं और अपॉन में डी टी, क्योंकि हमें पता है कि फ्लक्स कितना होता है, ई ए होता है कॉस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री के लिए 0 डिग्री के लिए ए ले लेंगे, वैल्यू 1 हो जाएगी, उससे लिखना जरूरी नहीं है। फिलहाल यहाँ से अगर हम कहें कि एरिया जो है वो तो कांस्टेंट होगा, बाहर कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट ए डी ई अपॉन डी टी, ये हो जाएगा आई डी। लेकिन अब देखेंगे हम लोग आगे हमारे क्वेश्चन में क्या पुटअप किया गया है, हमसे क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया है संधारित्र का एक, इसी में एक क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट में, 2 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र है जिसे चार्जिंग के दौरान इसके प्लेटों पर एक इतना वोल्ट पर सेकेंड का विभवांतर उत्पन्न होता है। तो इसमें विस्थापन धारा कितनी होगी? तो हमें दिया है कैपेसिटर का वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड, तो इसे लिख सकते हैं 2 10 के घात पे -6 फैरड। और कहा है कितना वोल्टेज उत्पन्न होती है, वोल्टेज में परिवर्तन का दर क्या है? तो डी वी अपॉन डी टी का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना है? 2×10⁶ वोल्ट पर सेकेंड। तो अब इस फार्मूले से हम लोग देखेंगे आई डी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? एप्सिलॉन नॉट ए। जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वी बाई डी के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में ये रिलेशन होता है, या इसी को हम लोग ऐसे पढ़े हैं डी वी अपॉन डी टी, या यहाँ पे डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस के साथ होता है। खैर कोई नहीं, हमें यही फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ई के जगह हम क्या लिख सकते हैं? डी बाई डी टी ऑफ वी बाई डी। डी क्या है? कांस्टेंट है, जो कि कैपेसिटर के प्लेटों के बीच का सेपरेशन है। तो इसे हम बाहर कर देंगे तो ये आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका ना तो डिफ्रेंसिएशन होगा ना तो इंटीग्रेशन होगा, तो बाहर कर देंगे हम उसे। डी वी अपॉन डी टी बचेगा। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। तो इसका वैल्यू हमें गिवन है। ये एक्चुअली में क्या है? ये सी है, सी। तो हम यहाँ दिखा देते हैं, ये सी है, सी मतलब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? इसका वैल्यू दिया है हमें, चलिए फिलहाल लिख लेते हैं, बाद में इसका वैल्यू एक साथ पुट करेंगे। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी आई डी की। सी का वैल्यू 2×10⁻⁻6 है, और इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज कितना है? 2×10⁻+6 है। तो -6 + 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4। ये हो जाएगा एम्पियर हमारा आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।